हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एमओएस क्लास 8 साइंस के इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए स्टूडेंट्स, और हमें उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब दो चीजों के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो इससे जो फ्रिक्शन बनता है वो फ्रिक्शन किस चीज को अपोज करता है, किस चीज को रोकने की कोशिश करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब दो चीजों के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो इससे जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है ये फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, यानी कि मोशन को रोकने की कोशिश करता है। तो यहां पर सही आंसर है मोशन, तो यहां पर आप लिखेंगे मोशन। बी पार्ट में हमसे कहा गया है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन सरफेस की किस चीज पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। किसी सरफेस में जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है, जितनी ज्यादा रफनेस होती है, उस सरफेस पे फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा बनता है। और किसी सरफेस पर इरेगुलरिटीज यानी कि रफनेस जितनी कम होती है, उस सरफेस पर फ्रिक्शन भी उतना ही कम बनता है। तो यहां पर सही आंसर है नेचर, तो यहां पर आप लिखेंगे नेचर। यानी कि फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी सरफेस का नेचर कैसा है। सी पार्ट में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर सही आंसर है हीट, तो यहां पर आप लिखेंगे हीट। डी पार्ट में हमसे कहा गया है स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। यहां पर कैरम के स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, कैरम में डबल आर आता है। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं तो उससे फ्रिक्शन पर क्या असर पड़ता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर सही आंसर है रिड्यूसेस, तो यहां पर आप लिखेंगे रिड्यूसेस। ई पार्ट में हमसे कहा गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है या कम होता है। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, यानी कि लेस होता है। तो यहां पर सही आंसर है लेस, तो यहां पर हम लिखेंगे लेस। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि 4 बच्चों को रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया। यानी कि उन्हें यह बताना था कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होता है, उससे कम फ्रिक्शन किसमें होता है और सबसे कम फ्रिक्शन किसमें होता है। Their arrangements are given below। अब यहां पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए स्टूडेंट्स, और हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ए ऑप्शन है रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। बी ऑप्शन है रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे कम होता है। सी ऑप्शन है स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। डी ऑप्शन है स्लाइडिंग, स्टैटिक, रोलिंग। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है।
इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। तो आंसर में आप लिखेंगे ऑप्शन सी, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अलीदा ने अपनी टॉय कार को 4 चीजों के ऊपर चलाया, ड्राई मार्बल फ्लोर पे, वेट मार्बल फ्लोर पे, न्यूज़पेपर पे और टॉवल पे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब अलीदा ने अपनी टॉय कार को इन 4 चीजों के ऊपर चलाया तो इन चारों चीजों ने उस टॉय कार पर जो फ्रिक्शन लगाया होगा हमें उस फ्रिक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। यानी कि हमें यह बताना है कि सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स किस चीज ने लगाया, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किस चीज ने लगाया और उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किस चीज ने लगाया और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किस चीज ने लगाया। अब यहां पर हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जिस सरफेस में रफनेस कम होती है वो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगाता है और जिस सरफेस में रफनेस ज्यादा होती है वो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगाता है। तो यहां पर सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वेट मार्बल फ्लोर में सबसे कम रफनेस होती है, यानी कि सबसे ज्यादा स्मूथ होता है, इसलिए ये सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। ड्राई मार्बल फ्लोर में जो रफनेस होती है वो वेट मार्बल फ्लोर से ज्यादा होती है, इसलिए ड्राई मार्बल फ्लोर वेट मार्बल फ्लोर के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। और न्यूज़पेपर इन दोनों से ज्यादा रफ होता है, इसलिए न्यूज़पेपर इन दोनों से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। और टॉवल इन सबसे ज्यादा रफ होता है, इसलिए टॉवल इन सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि आपका राइटिंग डेस्क थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। अ बुक kept on it starts sliding down, और उस राइटिंग डेस्क पर आपने एक बुक रखी है और वो बुक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करती है, यानी कि नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और हमें यह बताना है कि उस बुक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले तो हम इस डायग्राम के थ्रू इस कंसेप्ट को समझेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इस आंसर को रीड करेंगे। अब देखिए ये राइटिंग डेस्क है जो कि टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है, टेढ़ा है, और इसके ऊपर यहां पर ये बुक रखी हुई है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि बुक का सरफेस और राइटिंग डेस्क का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और अगर ये बुक नीचे की तरफ स्लाइड करती है, यानी कि अगर ये बुक नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है तो डेस्क का जो सरफेस होगा वो इस बुक पर अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, यानी कि डेस्क का सरफेस इस बुक को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आप डायग्राम के थ्रू ये चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब ये बुक नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो ये डेस्क इस बुक पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। अब हम इस आंसर को रीड करते हैं। व्हेन द बुक केप्ट ऑन टिल्टेड डेस्क स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द डेस्क। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एक बुक एक झुके हुए डेस्क पर नीचे की तरफ स्लाइड करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, तो सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ डेस्क के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बुक विल बी अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर बुक नीचे की तरफ स्लाइड करती है, यानी कि अगर बुक नीचे की तरफ मूव करती है, तो उस बुक पर जो फ्रिक्शन लगता है वो उसे अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करता है, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स उस बुक को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है।
फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि आपसे गलती से सोपी वाटर यानी कि साबुन वाला पानी मार्बल फ्लोर के ऊपर गिर जाता है। वुड इट मेक इट इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, व्हाई? और अब आपको यह बताना है कि इस मार्बल फ्लोर पर चलना अब आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा जिस पर सोपी वाटर यानी कि साबुन वाला पानी गिर गया है। When soapy water is spilled on the floor, the friction between the ground and feet is reduced. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब फ्लोर पर सोपी वाटर यानी कि साबुन वाला पानी गिर जाता है तो फ्लोर और पैरों के बीच में यानी कि ग्राउंड और पैरों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी होता है। Due to less friction, the feet will not get a proper grip on the floor and it will be difficult to walk on the soapy floor. इसका यह मतलब होता है स्टूडेंट्स कि सोपी फ्लोर यानी कि ऐसा फ्लोर जिस पर साबुन वाला पानी गिर जाए, ऐसे फ्लोर पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और कम फ्रिक्शन की वजह से पैरों की फ्लोर के ऊपर सही ग्रिप नहीं बन पाती है और सोपी फ्लोर पर चलना मुश्किल हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें यह बताना है कि स्पोर्ट्समैन यानी कि खिलाड़ी स्पाइक्स वाले शूज क्यों पहनते हैं यानी कि कीलों वाले शूज क्यों पहनते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्पोर्ट्समैन स्पाइक्स वाले शूज पहनते हैं यानी कि स्पोर्ट्समैन के जो शूज होते हैं उनके नीचे छोटे छोटे कील या छोटे छोटे पेच टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज इट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द ग्राउंड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि स्पोर्ट्समैन स्पाइक्स वाले शूज इसलिए पहनते हैं क्योंकि स्पाइक्स की वजह से पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाता है और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से प्लेयर्स फिसलते नहीं हैं। द शूज विथ स्पाइक्स डू नॉट स्लिप व्हाइल दे प्ले और रन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब स्पोर्ट्समैन स्पाइक्स वाले शूज पहनकर खेलते हैं या भागते हैं तो वो फिसलते नहीं हैं क्योंकि स्पाइक्स की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि इकबाल को फ्लोर के ऊपर एक हल्के बॉक्स को पुश करना है और उसी फ्लोर पे सीमा को एक भारी बॉक्स को पुश करना है। Who will have to apply a larger force and why? यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि ज्यादा फोर्स किसे लगाना पड़ेगा और क्यों। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो चीज जितनी ज्यादा भारी होती है वो उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है और जब दो भारी चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा ताकत के साथ प्रेस करने की कोशिश करती हैं जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा क्रिएट होता है और जिस चीज का फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है उस चीज को पुश या पुल करने के लिए फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ता है। सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स बिकॉज शी हैज टू पुश हैवियर बॉक्स ऑन द फ्लोर। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सीमा को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि सीमा को भारी बॉक्स को पुश करना है। Heavier objects generate more frictional force because the two surfaces in contact are pressed harder. ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करते हैं क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ज्यादा ताकत के साथ प्रेस करते हैं जिससे कि ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि हमें यह बताना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है।
इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको डायग्राम की मदद से यह समझाया था स्टूडेंट्स कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब बनता है जब दो चीजों के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और दोनों ही चीजें रुकी हुई होती हैं। तो दोनों चीजों के सरफेस में जो रफनेस होती है, जो इरेगुलरिटीज होती हैं, वो रफनेस, वो इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, यानी एक दूसरे के साथ फंस जाती हैं, अटक जाती हैं, जिसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन बनता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा होता है। इसीलिए किसी रुकी हुई चीज को मूव कराने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो चीजों के सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और एक चीज अगर मूव कर रही है तो इन दोनों चीजों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से इसलिए कम होता है क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक चीज मूव कर रही होती है, इस वजह से दोनों चीजों के सरफेस में जो रफनेस होती है, जो इरेगुलरिटीज होती हैं, उन रफनेस को, उन इरेगुलरिटीज को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होने के लिए यानी कि फंसने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फोर्स कम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां आंसर में भी यही लिखा गया है, द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स फाइंड लेस टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, तो उनको इंटरलॉक होने के लिए कम समय मिलता है, यानी उनकी इरेगुलरिटीज को, उनकी रफनेस को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होने के लिए, फंसने के लिए कम समय मिलता है। So they get less friction। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स के स्लाइडिंग की वजह से यानी कि मूवमेंट की वजह से उन दोनों चीजों में कम फ्रिक्शन होता है। Therefore, sliding friction is less than static friction। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, गिव एग्जांपल्स टू शो that friction is both a friend and a foe। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें एग्जांपल्स के द्वारा यह बताना है कि फ्रिक्शन एक दोस्त भी होता है और एक दुश्मन भी होता है, यानी कि हमें एग्जांपल्स के द्वारा फ्रिक्शन की अच्छाइयां भी बतानी है और बुराइयां भी बतानी है। फ्रिक्शन एज फ्रेंड। अब हम वो 3 एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स जिनसे हमें यह पता चलेगा कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त कैसे है, यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा कैसे है। तो पहला एग्जांपल है, इट अलाउज अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से हम बिना फिसले ग्राउंड पर चल सकते हैं। इट अलाउज अस टू हैव ग्रिप एंड कैच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन की वजह से ही हमारे हाथों में ग्रिप बनती है और हम चीजों को पकड़ पाते हैं। इट हेल्प्स अस टू राइट ऑन पेपर और ब्लैक बोर्ड। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम पेपर पे और ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। फ्रिक्शन एज फो। अब हम वो 3 एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स जिनसे हमें यह पता चलेगा कि फ्रिक्शन हमारा दुश्मन कैसे है, हमारे लिए बुरा कैसे है। तो पहला एग्जांपल है, इट कॉजेज वियर एंड टेयर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन की वजह से चीजें घिस जाती हैं और फट जाती हैं। दूसरा एग्जांपल है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच कॉजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से मशीन्स के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। तीसरा एग्जांपल है, इट स्लोस डाउन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कम कर देता है, यानी कि चीजों की स्पीड को कम कर देता है। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसी चीजें जो फ्लूइड्स में मूव करती है, यानी कि हवा और पानी में मूव करती हैं, ऐसी चीजों के लिए स्पेशल शेप का होना क्यों जरूरी होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि फ्लूइड्स का मतलब होता है हवा और पानी, और जब कोई चीज हवा और पानी में मूव करती है तो हवा और पानी उस चीज पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं।
यानी कि उस चीज के मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो भी चीज हवा और पानी में मूव करती है उस चीज के लिए एक स्पेशल शेप का होना जरूरी होता है, जिससे कि उस चीज के ऊपर हवा और पानी का फ्रिक्शन फोर्स कम लगे और वो चीज हवा और पानी में आसानी से मूव कर सके। और हवा और पानी में मूव करने के लिए जो शेप होनी चाहिए उस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स की शेप, फिश की शेप, एरोप्लेन की शेप, शिप की शेप, बोट की शेप, ये सभी स्ट्रीमलाइन शेप होती हैं। और स्ट्रीमलाइन शेप होने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर कम फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और वो चीज हवा और पानी में आसानी से मूव कर पाती है। When a body moves through a fluid, an opposing force acts on it, which tries to oppose its motion through the fluid. हम आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब भी कोई चीज फ्लूइड में मूव करती है यानी कि हवा और पानी में मूव करती है तो हवा और पानी उस चीज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। और हवा और पानी के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स किसी चीज पर लगाया जाता है ये फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा या ज्यादा ये उस चीज की शेप पर डिपेंड करता है। By giving objects a special shape, that is streamlined shape, the force of friction acting on it can be minimized. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर किसी चीज को स्ट्रीमलाइन शेप दी जाती है तो उस चीज के ऊपर हवा और पानी के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है। Hence, it becomes easier for the body to move through the fluid. और उस चीज के लिए फ्लूइड में मूव करना यानी कि हवा और पानी में मूव करना बहुत आसान हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।